अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, आज इंतखाबात 2024 के मामलात हैं और कुछ ही दिन अब रह गए हैं। सर्दी में सियासी पारा जो है वो काफ़ी हाई है, इंतखाबी मुहिम काफ़ी तेज़ हो चुकी है और सियासतदान जो है वादे दावे और जो यकीन दहानियाँ वो करवा रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि अपने वोटर से वो ऐसा राब्ता बना लें कि उनके वोट जो है वो उनके हक में चले जाएँ, उनके दिल जीत लिए जाएँ, एतमाद उनका हासिल कर लिया जाए। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MKM इंतखाबी मंशूर किसका काबिल अमल है? कौन इत्तेहाद करेगा? कौन सी जमात आवाम का एतमाद जीत सकती है, दिल जीत सकती है? इस पर भी बात करेंगे। जबकि आसिफ अली जरदारी साहब का बयान आ गया है, उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अब एक साथ नहीं चल सकते। क्या पहले साथ चल रहे थे, अब क्यों नहीं चल सकते? इस पर भी बात करेंगे। खासतौर पे जो काला धन कमाने वाले लोग हैं उनके लिए एक बुरी खबर है कि स्टेट बैंक ने ये बता दिया है कि अब जो करेंसी नोट हैं वो नए आएंगे और उनके जो फीचर्स हैं वो आलमी मयार के होंगे और उनको चीट नहीं किया जा सकेगा। नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि वो जज भी रुखसत हो गए जो कि चंद माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाले थे। इस बयान पर भी बात करेंगे। जबकि मरीम नवाज साहिबा खासा धुआंधार खिताबात कर रही हैं और अपने वालिद का जो मुकदमा है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से लड़ रही हैं। आसिफ जरदारी का ये भी कहना था कि पंजाब में उन्हें आज़ाद उम्मीदवारों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो खुद ही काफ़ी हैं, उन्होंने इतना ग्राउंड वर्क कर लिया है, बिलावल भुट्टो ने इतना काम कर लिया है कि वहाँ पर वो बड़े पुरुमीद नज़र आ रहे हैं कि जो सीटें हैं वो उन्हीं के पास जाएंगी और हुकूमत उन्हीं की बनेगी। जबकि नवाज शरीफ ने बड़ी तकलीफ का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बिल इतने ज़्यादा हैं, आवाम इतनी मुश्किल में, महंगाई इतनी ज़्यादा है। जबकि 2017 में आवाम जो थी वो उसको इतनी तकालीफ का सामना नहीं करना पड़ रहा था, बड़ी खून में थी और अब जो है वो सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो गई। जबकि PDM की हुकूमत को वो बिल्कुल खातिर में नहीं लाते, वो उसका जिक्र ही नहीं करते हैं। बात हम करेंगे बलूचिस्तान और KP का इंतखाबी मंजरनामा क्या हो सकता है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है। क्योंकि कल एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ MKM पीपल्स पार्टी में जो तसादुम हुआ। शहर की फ़ज़ा खासी सोगवार है, माहौल बड़ा कशीदा है और MKM के कारकुन फराज अहमद साहब जाँ बहक हुए हैं। आज उनकी नमाज जनाजा भी थी, उन्हें सपुर्द खाक भी कर दिया गया। तो ये भी बड़ा अफसोस का मकाम है। इंतखाबात अपनी जगह, सियासी जो गहमा गहमी वो अपनी जगह, लेकिन इस तरह के वाक़यात बहुत तकलीफ दे होते हैं। जो प्रोग्राम है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और मैं आपको तारुफ करवा दूं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है MKM पाकिस्तान से डॉक्टर सफ़ान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सफ़ान मलिक साहब। डॉक्टर साहब, आज जो कराची का जो माहौल है वो खासा सोगवार रहा, फ़ज़ा काफ़ी सोगवार रही, कशीदा भी रही और बयानात का जो सिलसिला था वो भी काफ़ी जारी रहा। एक आपके कारकुन जिनकी शहादत हुई, जो जाँ बहक हो गए, फराज कुरैशी साहब जी, आज बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ का दिन है हमारे लिए। और सबसे बड़ा मसला इसमें यह है कि एक सिर्फ 3 महीने के अरसे में हमारे साथ मुसलसल ये 3rd टाइम इस तरह हुआ है कि हमारे पास इस तरह हमला हुआ है, इस तरह हमारे साथी को शहीद कर दिया गया दिन दिहाड़े। इससे पहले आपको मैं ये बताता चलूं कि 3 महीने के अरसे में हमीदुल्लाह भाई हमारे, जिनका ताल्लुक सुराब बोर्ड से था, उन्हें शहीद किया गया। उसके बाद मंगो पीर में हमारे टाउन इंचार्ज मोहम्मद नियाज भाई को शहीद किया गया। उसके बाद फिर मच्छर कॉलोनी में सिराजुल इस्लाम भाई, अब्दुल सलाम भाई और महबूब भाई को मच्छर कॉलोनी में शहीद किया गया। और अब इंतहा यह है कि नाजमाबाद के अंदर मल्टी चौक पर जो MKM का गढ़ है, वहां पर आकर उन्होंने इस तरह दिन दिहाड़े हमारे साथी को शहीद किया गया। मैं तो ये सवाल रियासती इदारों से पूछना चाहता हूं कि हमारे हाथ किस वजह से बन रहे हैं? क्या हमारे हाथ से इसलिए बन रहे हैं कि दूसरी कुव्वतें आए और हमारे ऊपर इस तरह हमला करें और हमारे निहत्ते साथियों को शहीद करें? तो आज मुस्तफा भाई ने बड़ा वाज़ेह पैगाम ये दे दिया तमाम रियासती इदारों को और तमाम लोगों को कि अब जो हमारे दरवाजों पर आए, हम पर हमला करने, तो अपनी जिम्मेदारी पर आए। क्योंकि ये तरीका तो हमारे साथ और नहीं चल सकता ना कि इसी तरह हम अपने साथियों की कुर्बानी देते रहे और इसी तरह हमारे साथी शहीद करते। और किस बात पर? इस बात पर कि हम अपनी कैंपेन कर रहे हैं, इस बात पर कि हम एक लाइन ऑफ डिफेंस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ।
इस बात पर कि हम डॉक्टर आसिम जैसे लोगों को बेनकाब कर रहे हैं, जिनकी चोरी, जिनका ये गुंडागर्दी हम बेनकाब करें, इस बुनियाद पर हमारे साथियों को शहीद किया जा रहा है। तो इसके खिलाफ हम भरपूर रिटेलिएट करना जानते हैं। हम नहीं चाहते कि हम रिटेलिएट करें, लेकिन हमें दीवार से लगाने की और कोशिश और साजिश ना की जाए। हमारी एक पूरी तारीख है, जिस तारीख में हमने जो है पूरा शौदा कब्रिस्तान आबाद कर दिया। मसले नहीं है हमारे लिए, जान हम हथेली पर रखकर चलते हैं। ये तमाम लोग इस बात से वाकिफ है कि हमारे लिए ये चीजें इशू नहीं है। सफियान मलिक साहब, मुकदमा दर्ज हो गया है इसका? जी अच्छा, तो अब क्या आगे का क्या लाहे अमल होगा? अब ये तो एक सियासी कारकुन है, ठीक है, लेकिन इनके लिए क्या आपके जो पार्टी है वो अपने शोहदा के लिए क्या इकदाम क्या करती है आगे के लिए? क्या इनकी फैमिली के लिए या कुछ ऐसा कुछ आपके यहाँ होता है कुछ सपोर्ट के लिए, क्योंकि ये तो वाहिद कफील थे अपनी फैमिली के? देखिए, हम अगर जहां तक अहमद फराज भाई की बात है, हम तमाम शोहदा की बात है, तो एमक्यूएम तो रही ही हमेशा अपने असीर साथियों के साथ है। एमक्यूएम तो रही अपने असीर साथियों की फैमिलीज के साथ है, लापता साथियों की फैमिलीज के साथ है, और शोहदा की फैमिलीज के साथ। एक एमक्यूएम ही है जिसके पास एक स्पेसिफिकली विंग है जो इस चीज को मैनेज करता है, जो शहीद साथियों की फैमिलीज के लिए जो हम मैक्सिमम कर सकते हैं उसके लिए खड़े होते हैं। और ये एक पूरी तारीख है एमक्यूएम की बनी हुई। हम अपनी फैमिली के साथ, उनकी फैमिली के साथ खड़े हुए, हर उनके दुख दर्द के मामले में। हैविंग सेड दैट, इससे ज्यादा तो हमारा फोकस आज ये है कि हम इस चीज को मेक श्योर करें कि और हमारा कोई साथी इस तरह ना शहीद कर दिया जाए। तो क्यों ऐसा क्यों होता है सफियान मलिक साहब? देखें, सियासी माहौल है, ठीक है, इख्तिलाफ राय होती है और सियासत में ये चीज है, इख्तिलाफ राय हुस्न है सियासत का, लेकिन इस तरह से ये जो किसी की जान चली जाए, कीमती जानों का ज़िया, ये क्यों होता है? क्या वजह क्या है इसके पीछे? कुछ इस पे रोशनी डालिएगा। देखिए, इसकी सबसे अहम वजह यह है कि जब आप इन लोगों के हराम के धंधों के ऊपर हाथ डालेंगे, जब इन्हें यह दिखेगा कि इनके हराम के पैसों की अब ये बचत नहीं कर सकते। क्या हमारे ये इल्म में नहीं है कि डॉक्टर आसिम ने कब्जे की जगह पर अस्पताल का कयाम किया है? कि हमें यह नहीं पता कि डॉक्टर आसिम किस तरह तरक्याती फंड को यहां पर कराची को डिस्टेबलाइज करने के लिए, रॉ के तसल्लुत को वापस कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? जब आप इनके नापाक अजाइम के आड़े खड़े होंगे तो इसी तरह ये आपके ऊपर गोलियां बरसाएंगे, इसी तरह ये आपके ऊपर हमलावर होंगे। कल के वाकये में इन्होंने पुलिस समेत जत्थे भेजे 4 गाड़ियों के, जिन जत्थों ने स्ट्रेट फायर किए। ये तो हमारे साथियों की, कुछ साथी खुशकिस्मती थी कि पूरे वर्ष खुलने के बाद उनकी शहादत नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम साथी बच गए, लेकिन बदकिस्मती के साथ कितना तकलीफ दे वाकया हुआ कि हमारे फराज भाई की जो शहादत हुई, ये तो हमारे लिए ये तो नाकाबिल तलाफी नुकसान एमक्यूएम को पहुंचा दिया ना, सिर्फ अपने हराम के पैसों के लिए। तो ये तो सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ देयर मनी है, नथिंग मोर देन दैट। नहीं, ये तो आप देखें इल्ज़ामात हैं, और इसके बस सईद गनी साहब ने भी इसकी तरदीद की है और इस वाक़े की मज़म्मत भी की है। उन्होंने हर पार्टी की जानिब से इस वाक़े की मज़म्मत की गई है, जो गलत है, चीज़ है, ठीक है, गलत है, लेकिन जो वजूहात हैं, जो मेन, अब खाली इल्ज़ामात की सियासत तो मुझे नहीं लगता, या किसी को भी नहीं लगता कि इल्ज़ामात की सियासत या तनकीद की सियासत की जाए। आगे का क्या लाया? मतलब कराची के अमनो अमान को बरकरार रखने के लिए, सियासी माहौल को गर्म रखने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह के वाक़यात हों? देखा, हमारा तो इसमें आगे का लाहे अमल ये कि हमारी निगाहें तो सिर्फ रियासती इदारों की तरफ है। हमारी निगाहें तो उन इदारों की तरफ है जिनका ये काम है कि वो ये मेक श्योर करें कि शहर का एक एक शहरी, इस मुल्क का एक एक बासी खुद को महफूज तसव्वुर करे, वो खुद को एक ऐसी हालत में महफूज तसव्वुर करे जिसमें वो तमाम एक्टिविटीज अपनी जारी रख सके, सियासी पॉलिटिकल वर्क अपना जारी रख सके। बदकिस्मती के साथ ताहाल ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो हम तो आज अगर इस सिंध के ऊपर बिला शिरकत गैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 15 साल हुकूमत की, 20,000 अरब रुपए इन्होंने खर्च करे, ये कोई इल्जाम तो नहीं, ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और हम आप इस चीज के गवाह है ना कि आज इस सूबे के अंदर एम्बुलेंस का निजाम किस तरह का मौजूद है। हमें 22,000 रुपए अरब, 22,000 रुपए, 22,000 अरब खर्च करने के बाद भी ये आज कुत्तों के काटने की वैक्सीन यहां नहीं दे सके। हम और आप गवाह इस बात के कि ट्रांसपोर्टेशन का निजाम क्या है। हम और आप गवाह इस बात के कि आज भी कोई मरीज अगर अंदरूनी सिंध में बेचारा बीमार होता है तो उसको गधे गाड़ी के ऊपर। बट सॉरी टू से डॉक्टर सफियान मलिक साहब, आप भी साथ रहे हैं, आप भी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, लेकिन आपकी जो पार्टी है उसने भी कुछ इस बारे में काम नहीं किया। देखिए, वैक्सीन होना ना होना ये तो हर दौर की बात है ना, सिर्फ एक पीपल्स पार्टी के सर पे तो नहीं हम ये कह सकते। हुकूमत तो जब सबकी है, सब वहां मौजूद है, तो आपने क्यों नहीं ये उस वक्त मामला उठाया? देखिए, मैं आपसे 15 साल के दौर की अगर बात करूं ना, 15 साल के दौर में एमक्यूएम एक दिन की भी इनकी हिमायती नहीं है, एक दिन की भी, ये मैं रिकॉर्ड पे आपसे कह रहा हूं।
और 15 साल में जब ये बिला शिरकत गैर हुकूमत में रहे तो इनके जाने के बाद ये हालात है कि सिर्फ करप्शन का बाजार गर्म है। ओमनी सिस्टम जैसे, कनासरू सिस्टम जैसे सिस्टम ये बात करके गए कि आज लैंड ग्रैबिंग और मंशियात फरोशी में इनके लोगों के नाम है और यही काम ये सारे कर रहे हैं और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरे कोई इल्जामात नहीं है। और सूबा सिंध की क्या अबतर हालत है वो सब भी आपके सामने है। हैविंग सेड दैट, हम क्योंकि इस पीपल्स पार्टी की जुल्म, ज्यादती और बर्बरियत के खिलाफ एक बहुत बड़ी रुकावट है। पूरे सिंध पर तो ये कब्जा कर चुके हैं, गांव गोठों पर तो ये कब्जा कर चुके हैं, अब हम ये कराची एक इनके लिए बहुत बड़ी रुकावट है, लाइन ऑफ डिफेंस है, इसीलिए ये हम पर हमला आवर है। इसीलिए आसिफ अली जरदारी साहब ने एक टास्क डॉक्टर आसिम हुसैन को दिया है जिसके तहत वो अपने हराम नाजायज पैसों से इस शहर के अमन को डिस्टेबलाइज करने की साजिश कर, मैं कैटेगोरिकली ये वाली बात कह रहा हूं कि तमाम पैसे कराची को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है सफियान मलिक साहब, आप समझते हैं कि आपकी जो सियासी सरगर्मियां हैं उनको रोका जा रहा है? इधर नून लीग वाले भी यही शिकायत करते हैं। निहाल हाशमी साहब का आज बयान है, उन्होंने कह दिया कि जी हमारे पैनाफ्लेक्सेस उतारे जा रहे हैं और जो निगरां हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करी, उनके इश्तिहार चलवा रही है। तो मतलब ऐसा कैसे? देखिए, मैं तो इसमें बड़ा वाज़ेह आपको ये बताऊं कि जो बता रहे हैं, चाहे मैं बता रहा हूं, चाहे निहाल हाशमी साहब कोई बात बता रहे हैं, लेकिन हम तो अपनी वाज़ेह शहादतें आपको बता रहे हैं। हमारे तो 6 साथी शहीद हो गए और कौन सी सियासी जमात है जिसके ऊपर इस तरह असले के साथ लोग मुसल्लत हो गए और उनके ऊपर इस तरह हमला आवर हो गए, उनके साथियों की शहादत हो रही है। हमारी तो, मैं तो नाम के साथ आपको पिछले 3 महीने में जिन जिन जगहों पर ये वाकयात तो हमारे तो 6 साथी शहीद हो गए। तो हम इसलिए तो नहीं है कि हम सिर्फ लाशें उठाते रहे। पीटीआई वाले अलग रोते रहते हैं, वो कहते हैं हमारा 3 तलवार पे हम पे हमला कर दिया, इदारों ने हमला कर दिया, पता नहीं क्या क्या वो बोलते रहते हैं। मतलब उनकी गिरफ्तारियां हो गई, 5000 लोगों को नामजद कर दिया। इधर पीपल्स पार्टी कहते हैं कि हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब देखें, ये जो शिकायत का जो एक सिलसिला है ना, ये हर पार्टी की तरफ से, मतलब हम हर प्रोग्राम में किसी भी पार्टी के तर्जमान को लेते हैं, किसी भी पार्टी के उससे लेते हैं, तो वो पहले तो वो शिकायत करता है कि हमें स्पेस नहीं दी जा रही, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। ये इस पे बहुत कुछ काम करने की जरूरत है डॉक्टर साहब। इस पे सबको मिल बैठ के कोई एक राह, एक सिमत लाने की जरूरत है। नहीं, मैं तो आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूं कि इसमें तो एक वे फॉरवर्ड की बात होनी चाहिए और एक सिमत का तायन होना चाहिए जिसमें शहर की बेहतरी की बात हो, इस मुल्क की बेहतरी की बात हो। हैविंग सेड दैट, लेकिन इस एनवायरनमेंट में जहां हमारे लिए सांस लेने पर पाबंदी हो, जिस एनवायरनमेंट में जहां हमारे साथियों पर हमला किया जाए, वहां हम अपनी एग्जिस्टेंस जहां पर हमारी क्वेश्चनेबल हो जाए, वहां पर हम वे फॉरवर्ड की बात किस तरह करें? फिर भी आफरीन है, मैं आफरीन पेश करता हूं एमकेएम के तमाम कारकुनों पर, तमाम लोगों पर जो एमकेएम के नजरिए से जुड़े और उन तमाम लोगों पर जो एमकेएम की आवाज पर लब्बैक कहते हैं। आफरीन है उन लोगों पर जो एमकेएम की आवाज पर, जो एमकेएम की कायदीन की आवाज पर आवाज से आवाज मिलाते हैं और तमाम जो अभी जलसा हुआ, जो हमारी एक्टिविटीज उसमें भरपूर आवाज से आवाज मिलाते हैं और ये बावर कराते हैं सबको, ये बावर कराते हैं उन तमाम दुश्मनों को, तमाम मुखालिफिन को कि देखिए अगर एमकेएम है तो ही फिर आपका ये तो ही आपके शहर की बका है, अगर एमकेएम है तो ही इस शहर के लोगों के मामलात की बका है, तो ही इनकी हिफाजत की बका है। लेकिन अगर आप इस तरह एमकेएम को कुचलने की, दबाने की कोशिश करेंगे तो माजी में ऐसी तमाम कोशिशें, तमाम चीजें नाकाम हो चुकी है और आइंदा हम इसको भरपूर नाकाम करेंगे। तो आखिर इस टकराव की सियासत का कब खात्मा होगा डॉक्टर साहब? कब इस आवाम को सुकून का सांस मिलेगी? इस तरह तो सारी जमातें लड़ती रहेंगी। सिर्फ वो 16 महीने की एक गवर्नमेंट गुजरी है जब पीडीएम बनी थी और तमाम जमातें जो थी वो एक पेज पे थी। इसका मैं आपको बहुत वाज़ेह जवाब दूं। इस तमाम चीजों का खात्मा तब होगा जब ये हमारे नाक़बत अंदेश मुखालिफिन जो हम पर इस तरह गोलियां बरसा रहे हैं, हमारे साथियों को शहीद कर रहे हैं, ये उनको ये वाली बात सिर्फ समझने की जरूरत है और वो ये समझें कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, तो इसी शहर में सबने ऑपरेट करना है। शहर में ये बहुत ही आसान अल्फाजों में, एक आम जुबान में मैं गुफ्तगू करके ये वाली बात बता रहा हूं तमाम मुखालिफिन को कि हमें एक आपस में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें हम लोगों को एक स्पेस दे काम करने के लिए, और सिर्फ इसलिए कि अगर हम अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, इसलिए कि आज आप खौफ में मुब्तला है कि ये एमकेएम कराची से निकल के आज हर जगह पर फैलने वाली है और फैल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको इस खौफ के आलम में अगर आप हमारे साथ आप ये वाले मामला करेंगे तो फिर इसका भरपूर जवाब हम देंगे। हमारे पास फिर जवाब देने के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। इसी चीज को से बचने के लिए हम रियासती इदारों को आवाज लगाकर ये वाली बात करें कि रियासत हमारी हिफाजत करे, रियासत इस चीज को मेक श्योर करे कि ऐसे तमाम लोग, उनकी ना सिर्फ FIR कटवाई जाए बल्कि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, बिलखुसूस डॉक्टर आसिम जैसे लोगों जिन्होंने इस इवेंट को एग्जीक्यूट किया।
ठीक है, आपकी बात यकीनन कानून नाफिज करने वाले इदारे और सब तक ही पहुंच रही है और इस पर काम भी ज़रूर होगा। नुसरत मिर्ज़ा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नुसरत मिर्ज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत मिर्ज़ा साहब, आज कल एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ और MKM के एक जो कारकुन थे उनको वो जाँ बहक हो गए इस वाक़े में। आज उनको सपुर्द खाक कर दिया गया, लेकिन जो माहौल है वो खासा सोगवार हो गया। सियासी सरगर्मियों में इस तरह के वाक़यात बड़ा तकलीफ़देह होते हैं, बड़ा दुख देते हैं इस तरह के माहौल में ये सिचुएशन। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। फिर एक आदमी की मौत जो है वो जो है कि इंसानियत की मौत होती है और इससे वो गरीब आदमी पता नहीं उसके क्या जो बच्चों का बीवी का जी 3 बच्चे हैं उनके और 4 बहनों के अकलौते भाई, वो सब चीजें जी बिल्कुल दर्दनाक बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अफसोस की बात है कि ये फिर कराची को खून में नहलाने की कोशिश की जा रही है, जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब इलेक्शन के अंदर मेरे ख्याल में इस इलेक्शन की पहली मौत है जो कि हो गई है और कराची में हुई है, जो कि अच्छी बात नहीं हुई है। क्योंकि पहले भी आप कुछ भी कह लें, लेकिन अभी इस पर जो है जख्मों से चूर है, उसको मजीद उनको जख्म लगाना मुनासिब नहीं है किसी का। शहर कायद में तो वैसे ही नुसरत मिर्जा साहब इतने वाकयात होते रहते हैं, हर रोज कोई ना कोई एक इंसिडेंट हमारे सामने आता है। अभी एक वाकया हुआ है लियारी में, जहां पर वो गटर में एक वालिद और उनका बेटा जो था वो गिर गए। खैर कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक अफसोसनाक वाकया है कि मतलब इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। और भी जो छीने चपटे स्नैचिंग के वाकयात हैं वो भी हो रहे होते हैं। अच्छा, कुछ इंतखाबात के हवाले से जरा ये बताइएगा नुसरत मिर्जा साहब, बड़ी गहरी नजर रखते हैं आप, सियासी बड़ा शऊर है आपको। कौन इत्तेहाद करेगा, कौन सी जमात अवाम का एतमाद जीतने के को आप देख रहे हैं कि वो दिल में जगह बना लेगी अवाम के? कहाँ की बात कर रहे हैं, कराची की या पाकिस्तान की? मैं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, फिर आप कराची में भी जरा इंक्लूड कर दीजिएगा। देखिए, अब बहस ये नहीं है कि कौन पॉपुलर है कौन क्या है, कि फैसला क्या हुआ है वो देखने की बात है। आप देख लीजिए कि अगर आपको जब नवाज शरीफ साहब को 2/3 मेजॉरिटी दिलाई गई थी तो वो उनकी अपनी कोई वो नहीं थी का विषय, ये तो कोई और उनकी मदद कर रहा था। फिर अब भी वो उन्हीं की मदद कर रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के जहन में ये है कि वो इस मुल्क के बहरहाल पहले बादशाह बन जाए। अच्छा, वो जी हाँ, वो उनके जहन में है ये बात कि वो कंट्रोल करें। बहरहाल ये है कि उन्होंने शायद कंट्रोल कर लिया हालात को। अब आपको बहुत सी बातें मैं बयान करूं तो आपको अजीब लगेगा, लेकिन बहरहाल बता देना चाहिए ताकि नई नस्लों को मालूम हो। जी देखिए, जो इफ्तिखार चौधरी का जो पूरा जो कैंपेन था वो कहीं ना कहीं से तो फंड हुआ ना जी। और वो 400 आदमी जा रहे होते थे, हमने खुद देखा कि वो एक 400 आदमी गुजर रहे थे कराची में, जा रहा था कराची एयरपोर्ट और रास्ते में 400 आदमी का मजारा हो रहा था वो चौधरी इफ्तिखार के लिए। और फिर मैंने खबर जब पड़ी तो मालूम हुआ कि हजारों की तादाद में आदमी उनकी बात कर रहे हैं, तो उनके बात में जुलूस निकाल रहे हैं। तो अब वो कहाँ से खबर निकाली और किसने छापी, सबने छापी उसको जी। तो अब ऐसा ये होता है कि जिसको लाना होता है वो या जिसको भाई वो ही ला जाता है। और अब इस वक्त जो है वो फिर से नवाज शरीफ आ रहे हैं। तो अब जहाँ तक ताल्लुक है, पिछले साल देख लें 2018 के अंदर, अच्छा, तो जो MQM की सीटें थी वो सीधे PTI को दे दी। अब कोई सिलसिला तो है नहीं कि जिससे कि ये कहा जा सके कि यहाँ पर कोई इंसाफ से होता है। पहले MQM ये काम करती थी कि वो ठप्पे लगाती थी और नहीं जीता हुआ तो वो भी जिता देती थी। तो वो मैंने
पूल के अंदर एक और पूल होता था, उसमें टप्पे लगा रही होती थी। अच्छा अब ये कराची की अब सियासत को आप कैसे देख रहे हैं? अब माहौल सियासी सरगर्मियां तो काफी वो हैं। मेरे ख्याल में इनको 4-5 सीटें दे देंगे हम, क्योंकि थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, अदरवाइज पीपल पार्टी जो है वो अच्छा बाकी वो ले जाएगी वहां से, यहाँ से पीपल्स पार्टी। जी। अच्छा पीपल्स पार्टी को आप देख रहे हैं कि लीड करेगी कराची में? भाई लीड नहीं करा देगी, लीड करा दी जाएगी। मैं कब कह रहा हूँ लीड करेगी, लेकिन वो तो लीड कराने की बात यह है कि इनको अच्छा। 4-5 सीटें देकर इनको वैसे इनको छोटा मोटा इनका गुजारा कर नुसरत देगी। मिर्जा साहब, अगर ऐसे ही करने कराने की बात है तो फिर इतना इंतखाबात का क्या मतलब? 7 अरब रुपए इस पे लग गए, ये तो फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि सारी बातें तय हैं तो फिर क्या फायदा है इतनी देखो मैं प्रैक्टिस आपको बताऊं, आपको बात जी मेरे पास रिकॉर्ड है वो बात। देखिए जिस वक्त 2018 के इलेक्शन हो रहे थे जी तो मेरा नुमाइंदा गया उनके पास, जो मेरा चीफ रिपोर्टर था जी, तो वो गया आपके इनके पास, जो आजकल कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी शेरवानी पहन लेते हैं, पीटीआई का। तो उससे, क्योंकि हमारा दोस्त था, तो उसने कहा कि अब तुम्हें बताऊं कि मेरे पास कौन कौन सी सीटें आ रही हैं। सारी वो सीटें जो उनको मिली वो उसने हमें 2 रोज पहले बता दी। अच्छा हमारे रिकॉर्ड है, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से 2 रोज पहले। तो हमें पता था, हमने ये ख्याल करके कि भाई अब हम, हमारा दोस्त है, जाने दो, हमने उसको नहीं चलाया। तो मेरी गुजारिश करने की ये है कि वो बातें, फिर एक दफा मुझे ताना दिया इन्होंने, आरिफ अलवी ने टीवी पर, एक टाकरा हो रहा था टीवी का, तो मैंने मुखालफत की इस बात की। तो उन्होंने कहा कि मिर्जा साहब का जो है तजिया जो है थोड़ा कमजोर पड़ गया। अब उनको ये नहीं पता था कि मुझे पता है, मैं उस पर तजिया इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं कोई किसी का राज फाश नहीं करना चाहता। तो गुजारिश मेरी कहने की आपसे ये है, अभी सदर नहीं बने थे ना, अभी तो प्रोसेस में थे और हमारे इलाके से लड़ रहे थे डिफेंस से। अच्छा तो ये बात ऐसी है कि आप हैरान होंगी कि ये जो राज है आपको बताएं तो अब कहाँ तक बताएं आपको। अच्छा अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर सफियान मलिक साहब भी मौजूद हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, आपकी बातें वो भी सुन रहे हैं। डॉक्टर सफियान मलिक साहब, आप भी समझते हैं कि हर चीज़ पहले से तय है, और अगर ऐसी है तो फिर इतनी एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है, इतना माहौल गर्म करने की क्या ज़रूरत है? नहीं, मैं तो बिल्कुल, मेरी ये राय नहीं है, ये नुसरत साहब की राय हो सकती है। और जहां तक 2018 की बात है तो मैं माजी में बिल्कुल इस तरह की वाकयात हुए जहां पर आरटीएस सिस्टम बिठा दिया गया, और उस आरटीएस सिस्टम बिठाने के फिर नताइज ये मौसूल हुए कि फिर उसके बाद पूरा मुल्क ही बैठ गया। फिर जहां पर फॉर्म 45 जब लोगों को नहीं मिले तो फिर उसके नताइज लोगों को ये मिले कि उसके बाद फिर लोग आम अपनी बेसिक नेसेसिटी से डिप्राइव्ड हो गए, उन्हीं चीजों से महरूम हो गए जिनके वो बेसिक हकदार थे, जिनकी बेसिक जरूरियाती जिंदगी की। हैविंग सेड दैट, ये मुल्क अब ऐसे किसी किस्म के एक्सपेरिमेंट का मुतहम्मिल नहीं है। इस मुल्क में आजादी इजहार राय है। इस मुल्क के अंदर हर शख्स को ये इख्तियार है कि वो अपनी चॉइस अपनी मर्जी से करे, और बिल्कुल ये होनी भी चाहिए, जमहूरी मुल्क है ये। अगर कोई ताकत, कोई सोच, बिलखुसूस कोई सियासी जमात अगर कोई इस तरह की सोच रखती है कि वो इलेक्शंस को सेटल कर लेगी अपने डीसीज के जरिए, असिस्टेंट कमिश्नर्स के जरिए, अपने आरओस को लगाकर, तो हम आपको इसी चीज को तो हम बार बार बता रहे हैं कि भाई देखिए, हमारे होते हुए ये चीज आपको हम कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, बिलखुसूस कराची के सिंध के शहरी इलाकों में तो हम आपको नहीं करने देंगे। ये जो आप एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, ये जो आप अपनी मर्जी के लोग लगाते हैं, जो आप इलेक्शन कमीशन को अपनी मर्जी से घुमा रहे हैं, वहां पर लोगों को लगा रहे हैं, और जिस तरह आप पोलिंग स्टेशंस को आप अपने हिसाब से रख रहे हैं कि जो चीज आपकी विसिनिटी में आपके लोगों के करीब है, उन पोलिंग स्टेशन जहां पर आप आराम से मैनूवरिंग कर सकें, जहां पर आप आराम से धांधली कर सकें, तो ऐसी सब चीजों के ऊपर तो रोज की बुनियाद पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को खुतूत भी लिख रहे हैं, और हर फोरम पे इन तमाम बातों को हाईलाइट भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बैलेट बॉक्सेस भरने का इल्जाम तो आपके ऊपर भी लगा था।
बैलेट बॉक्स भरने का इल्जाम अगर हम पर होता तो फिर तो चीजें बहुत मुख्तलिफ होती। इस तरह हमारा मैंडेट चोरी ना कर लिया जाता 2018 में, जिस तरह हमारी सीटें उठाकर दूसरी जमातों को में बांट दी गई, और जिस तरह हमें मुसलसल एक एक्सपेरिमेंट से गुजारा गया, जिस तरह हमारा मीडिया ट्रायल होता रहा, मैं समझता हूँ ये उसी तरह की एक मीडिया ट्रायल वाली बात है कि भाई हम बैलेट बॉक्स भरते रहते। अगर हम बैलेट बॉक्स भर रहे होते तो फिर बहुत आसान था हमारे लिए बहुत सारे काम करना। फिर इस तरह आवाम में जितनी हमारी पेनिट्रेशन है, जिस तरह के हमारे जुलूस हैं, जिस तरह की हमारी रैलियां हैं, उस तरह की कोई दूसरी सियासी जमात फिर बताए ना कराची में। अच्छा, आप समझते हैं कि अगर रैली बड़ी है, लोग उसमें ज्यादा शरीक हैं, जुलूस बड़े हैं, तो इसका मतलब है कि मकबूलियत ज्यादा है उसमें? फॉर श्योर, ये तो एक पेरीमीटर है इसको चेक करने के, ये एक बहुत अहम पेरीमीटर है जिसके जरिए आप हमारी मकबूलियत, और जितने भी सोशल मीडिया सर्वेज हैं, जितनी भी जगह पर आप जाएं, वहां पर अगर एमक्यूएम के अलावा आपको इस वक्त कोई जमात जीतती हुई दिखती नहीं है। हैविंग सेड दैट, यहाँ पर जिन लोगों को मौका मिला, मैं तो इन लोगों की बदकिस्मती पे मैं हैरान हूं कि किस किस्म की ज़हनियतें हैं ये, कि जब बल्दियाती इंतखाबात में हमने बॉयकॉट किया तो हमारी बॉयकॉट के सदके तमाम जो लोग जीते वो अपनी जगह फिर भी बनाने में नाकाम रहे। आज उनका कहीं जिक्र तस्करा नहीं। डॉक्टर साहब, क्यों आपने बॉयकॉट किया? अब देखें ना, अब आपके बॉयकॉट की वजह से, अब आप जैसे कह रहे हैं कि बॉयकॉट की वजह से दूसरे लोगों को मौका मिल गया, आप बॉयकॉट नहीं करते तो उनको मौका नहीं मिलता। देखें ना, गलती तो हुई है ना फिर। शुमाइला, देखिए मैं आपको दो बातों में अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको दे दूं कि बॉयकॉट की बहुत अहम वजह हमारे लिए ये थी कि इन्होंने एक तो हमारी गिनती ठीक नहीं की, फिर उसके बाद हमारी जो यूनियन काउंसिल्स थी उन्हें कंप्लीटली शुमार नहीं किया। अगर हम वो इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करते तो हम तो कहीं ना कहीं इस वाली बात के हिमायती बन जाते कि भाई ठीक है, अगर ये यूनियन काउंसिल है तो यही ठीक है। फायदा नहीं हुआ ना, लेकिन बॉयकॉट का फायदा नहीं हुआ ना, नुकसान हो गया उसका। नहीं, उसके बाद नहीं, देखिए नुकसान तो बॉयकॉट कभी भी हमारे लिए नुकसान हो नहीं सकता, क्योंकि इसलिए कि एमक्यूएम का तो 99 का भी बॉयकॉट 2000 का बड़ा मशहूर है कि जब हमने बॉयकॉट किया तो लोगों को लगा कि एमक्यूएम कहीं चली गई, और उसके बाद जब 2005 में एमक्यूएम जिस ताकत के साथ आई वो दुनिया ने देखा। इसी तरह ये इलेक्शन इस चीज को साबित करेगा कि हमने इस बॉयकॉट में बहुत कुछ गेन किया, और हमारे बॉयकॉट की वजह से ही तो वो 73 यूनियन काउंसिल वापस से ऐड हो गई, उसका नोटिफिकेशन निकला, और इस शहर की जो प्रॉपर नुमाइंदगी थी वो उनके लोगों को मिली। ये हमारी कामयाबी। नुसरत साहब से बात कर लेते हैं, ठीक है? इनको तो ठोकर पर रखते हैं अपनी ऐसे इलेक्शंस को। अच्छा, नुसरत मिर्जा साहब से बात कर लेते हैं। नुसरत मिर्जा साहब, आसिफ जरदारी साहब का बयान आया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अब साथ नहीं चल सकते। क्यों नहीं साथ चल सकते? पीडीएम बनाने के वक्त तो जरदारी साहब ने सपोर्ट किया है, उन्होंने, बल्कि बाद में बयान भी उनका आया कि शहबाज शरीफ को मैंने ही वजीर आजम रेकमेंड किया था और मैंने ही उनको राजी किया था कि आप इन 16 महीनों में वजीर आजम बने। तो मतलब अब क्या ऐसा हो गया कि इतनी दूरियां आ गई? दूरियां तो उनकी हमेशा से थी, एक दूसरे को मैंने फांसी पे लटकाने की बातें करते थे ना, कि वो कहा कि मैं इसको, शहबाज शरीफ जो है कितना जोर जोर से अपने डेस्क को मारते थे कि मैं इसको जो है सरेआम फांसी दूंगा, जो आप याद करें वो बातें। तो फिर जब ये इमरान को निकालना हुआ तो मिला दिया, जिन्होंने मिलाना था मिला दिया। अच्छा। और फिर उनको निकाल दिया उसको। अब जो बात आप कह रही हैं वो तो इनकी तो बेसिक लड़ाई है ना, वो नहीं चाहते कि नवाज शरीफ मुस्लिम लीग जो है वो वजीर आजम बने, जरदारी बिलावल चाहते हैं मैं बनूं। तो बहस तो अब ये चल रही है ना कि अब किसको कौन बनता है ये तो देख लें, क्योंकि बेसिकली तो इसमें लड़ाई तो जो बुनियादी लड़ाई है वो तो अब ये तो छोटी पार्टियां हैं, 2, 4, 5, 10 सीटें ले लेंगी जो इधर उधर की हैं, बाप है, ये है, वो है। बाकी तो लड़ाई तो असल में तो पंजाब में हो रही है, ठीक, यहाँ पर जो फैसला करेगा कि कौन वजीर आजम बनेगा। अच्छा। अब वो तो वो अब जो उम्मीदवार है बजाय नजर आ रहा है, जिसके फुल पेज के जो आज के हेड चप रहे हैं 2 रोज से 3 रोज से, तो मुस्लिम नून ही है ना जी, ठीक है। तो अब बहस ये नहीं है, बहस ये है कि इलेक्शन तो जो आपने सवाल किया था उसको मैंने एक छोटा सा हिस्सा छोड़ दिया था। वो ये है कि बहरहाल हमें ये इलेक्शन का मकसद ये है कि जो सेनेट की जो मसला है, सेनेट को मुकम्मल करना है। तो वो मुकम्मल करने के बाद में जो फिर बाद में पूरे सारे अरसे जो है हंगामा राई हमें तो नजर आती है, बाकी देखें क्या होता है। ठीक है, अल्लाह करे ऐसा ना हो। ठीक है, इंशाल्लाह सूरत हाल बेहतर रहेगी। बहुत शुक्रिया नुसरत मिर्जा साहब, अपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त के एक छोटे से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इंतखाबात 2024 के हवाले से हम गुफ्तगू के सिलसिले को लेकर चल रहे हैं और मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तजियाकार और सीनियर सहाफ़ी भी हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। मीर समद बरोही साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, इन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मीर समद बरोही साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीर साहब, जो सूरत हाल है, आसिफ अली जरदारी साहब का बयान आ गया है कि नून लीग अब पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चल सकेगी और कराची में MKM ये कह रही है कि हमारे कारकुनान जो है वो हिट लिस्ट पे आ गए हैं, पीपल्स पार्टी इसके जिम्मेदार है, डॉक्टर आसिम इसके जिम्मेदार है। कैसे देखते हैं आप इस तमाम सिनेरियो को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख नहीं रही कि वो कभी किसी को तैर करे या किसी लाठी और बंदूक की सियासत करे। हम बहुत ही पुरअमन सियासत पर यकीन रखते हैं और यही बिलीव हमें भुट्टोइज्म से मिलता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये बिल्कुल मंशूर न है, न कभी रहा है, न हमारी लेगेसी है। और जो जमात हम पे इल्ज़ाम इस टाइम लगा रही है उनकी अपनी तारीख शायद इससे भरी पड़ी। तो मैं नहीं समझता कि इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम के साथ करने चाहिए। बड़ी मुश्किल से इस शहर की अमन को लौटाया गया है, तो इस अमन को बरकरार रखना तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का और तमाम सियासी नजरिया रखने वाले कारकुनान के ऊपर मैं समझता हूँ फर्ज है। ये शहर हम सबका शहर है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बिल्कुल आज़ादी के साथ सियासत करने का हक है। इंतखाबी माहौल है, अमन के साथ सब अपने अपने वोट के लिए बात करें। जिसका मंशूर लोगों को पसंद आएगा उनको वोट मिलेगा। मैं नहीं समझता हूँ कि ये लाठी बंदूक और धमकी आमेज रवैया अख्तियार करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सूरत हाल है वो ग्राउंड रियलिटीज थोड़ी सी अगर हम देखें तो वो थोड़ी मुख्तलिफ नजर आती है। निहाल हाशमी साहब का भी एक बयान आ गया, उन्होंने कहा कि जी जो पीपल्स पार्टी है उसको निगरान हुकूमत सपोर्ट कर रही है। देखें, इल्ज़ाम तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई छोटी ही बात लेकिन होती तो ज़रूर है, तभी वो बात निकलती है। उन्होंने कहा हमारे पोस्टर्स उतार दिए जाते हैं और किसी का सपोर्ट किया जाता है। तो कितनी सदाकत है इन सब चीज़ों में? देखें, इंतखाबी माहौल के अंदर हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज का एक बदकिस्मती के साथ इस मुल्क के अंदर रिवायत रही है कि हम इस सियासत को तूल देते हैं कि इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात लगाए रहें और अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको एक जज्बाती नारे के साथ जोड़ें और एक लसानी और एक मजहबी और एक तफरीक की जो बात होती रहे। मैं पीपल्स पार्टी के कारकुन कैसे से ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि नई सोच के साथ तमाम सियासी लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। और जहाँ तक बात निहाल साहब की इल्ज़ाम का है, मुझे समझ में नहीं आता कि निहाल साहब ने किस कॉन्टेस्ट में ये इल्जाम लगाया है कि पीपल्स पार्टी को जो है निगरान हुकूमत सपोर्ट कर रही है। मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन लीडर यहाँ थी वो MQM से ताल्लुक रखती थी और उनके ही प्रपोजल पर बाकर साहब जो है वो चीफ वज़ीर आला बने सिंध के। तो मेरा नहीं ख्याल कि MQM और उनके इलाके को अभी इस बात पे कोई एतराज होना चाहिए कि जो लोकल इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो उनके खिलाफ है। ऐसे कोई बात नहीं। देखें, मैं समझता हूँ बहुत ही पुरअमन तरीके से शहर के अंदर इंतखाबी मुहिम जारी है। असल में MQM का मसला ये है कि वो समझते हैं कि ये शहर के अंदर हमारी जो दादागिरी रही है वो हमें लौटा दिया जाए। ये पॉसिबल नहीं है। नहीं मीर साहब, कैसे पुरअमन इंतखाबी मुहिम जारी है? आप देखें ना, PTI वालों को भी ये शिकायत है कि हमें नहीं करने दिया जा रहा काम। जो नून लीग है वो भी ये कहते हैं कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी हमें नहीं काम करने दे रही। MKM ने भी ये इल्जाम लगा दिया कि डॉक्टर आसिम पे उन्होंने इल्जाम लगा दिया अपने कारकुन के शहीद होने का। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि इस मुल्क की रविश है कि हम इल्जाम लगा रहे हैं। सबूत क्या है इस इल्जाम की? जो इल्जाम लगाया जा रहा है उसके प्रूफ क्या है? अच्छा, कोई सबूत देखो। कोई इल्जाम आप कब लगाते हो? जब आप कोई सबूत पेश करते हो। ये लोग सिर्फ इल्जाम लगाए जा रहे हैं पर उनके पास इस बात की कोई सदाकत, कोई सबूत तो नहीं है। बात यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जो उससे ऊपर होता है हमेशा हमदर्दी के तहत ये बातें करते हैं। जहाँ तक बात तहरीक इंसाफ की है, आप कहते हैं कि तहरीक इंसाफ वाले कह रहे कि भी हमें कोई आजादी नहीं है। तो भाई पीपल्स पार्टी ने तो आपकी आजादी नहीं छीनी है क्या पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाए? मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम पॉलिटिकल सोच रखने वाले सियासी कारकुनान को आजादी होनी चाहिए। हम सब मुश्किल के तौर पे सियासी कारकुन हैं, हम सियासी कबीले के लोग हैं, हमें सियासी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। मेरा मकसद कहने का ये है कि इस शहर की अमन को खुदा के लिए, अपने 4 वोट के लिए, 4 सीट के लिए बर्बाद ना करें। बड़ी मुश्किलों के बाद इस शहर के अंदर अमन आया है। अब आप कह रहे हैं कि अमन नहीं है। यही शहर था, इसके अंदर रोजाना 20 से 25 लाशें गिरते थे। अल्लाह का बड़ा करम है, इंतखाबी माहौल के अंदर अभी तक एक से गलती से शायद एक वाकया पेश आया है कल परसों
उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह शहर के अंदर कहीं कोई पत्थर भी नहीं उठा। तो ये अमन है शहर का, ये भाईचारगी है हमारी, ये सियासत होती रहेगी, ये इंतखाब में हम चलते रहेंगे। हम सब ने मिलकर इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। मेरा मुहिब्बाना पैगाम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए यही है कि भाई खुदा के वास्ते नफरत की सियासत अब आगे बढ़कर मोहब्बत की सियासत को फरोग दे। बड़ी अच्छी बात है कि आपने मीर समद बरोही साहब, और यही बातें बिलावल भुट्टो भी अपने जितने भी जलसे कर रहे हैं वो इन दो जुमलों को जरूर बार बार दोहराते हैं। और आज जब उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ मुकालमा किया, उन्होंने सेशन किया, तकरीबन 2 से ढाई घंटों का सेशन उन्होंने किया, और मुख्तलिफ जो थे वहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे थे, उनके सवालों के भी जवाब दिए, अपना मंशूर भी उन्होंने वहाँ पर पेश किया। ये एक नई चीज़ थी, पहले हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई जो सियासतदान है वो स्टूडेंट्स के साथ वो उनके सवालों के जवाब दे। तो ये एक कहाँ से नुक्ता सामने लेके आए बिलावल भुट्टो साहब? देखें, दुनिया जिस तरीके से जिद्दत की तरफ जा रही है, रोजाना की बुनियाद पर लोग रिवायती अंदाज से हटकर नए दौर की तरफ जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को अब समझ लेना चाहिए कि हम भी जदीद दौर में दाखिल हो जाएं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी चूंकि एक एजुकेटेड आदमी है और वो इस जदीद दुनिया के एजुकेशन हासिल करके सियासत का हिस्सा बने हैं, तो मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी के पीछे एक लेगेसी तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो एक नई सोच है वो उनकी बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन है, उसके पीछे किसी भी शख्स का कोई हाथ नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी, तमाम पॉलिटिकल विंग्स के तमाम लीडरान को चाहिए कि वो अब फेस करे पाकिस्तान के नौजवान, यंग ब्लड और यंगस्टर्स को लेके चलना चाह रहे हैं वो साथ। यही है। आज मुझे बताएं कि जिन लोगों को बिलावल भुट्टो जरदारी फेस कर रहे थे, कल को यही पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट पर बैठे होंगे, यही आपसे सवाल कर रहे होंगे। जब आप अपने नौजवानों को, हम सोकोर तो ये कहते हैं कि हमारी 65% आबादी नौजवान है, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये है कि 65% नौजवानों की नुमाइंदगी करने वाली कोई ऐसी जमात है ही नहीं जिन्होंने इनके मसाइल की बात की हो। मसाइल का बहुत हल होता है जब आप उनके दरमियान बैठते हो, जब आप उनको सुनते हो, जब आप उनको फेस करते हो। आज का नौजवान गुज़िश्ता नौजवानों से बहुत डिफरेंट है, लिहाजा आपको उनके माइंड सेट के साथ सियासत करनी होगी। अब तब आप आगे बढ़ सकते हैं, ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इस बात को समझते हैं कि मैं अपने हमउम्र लोगों को लेकर चलूं। मैं भी आपके सामने बात कर रहा हूं, एक नौजवान हूं और एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन को इस सूबे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लीड करता हूं। तो हमें चाहिए कि हम अपने नौजवानों के ऊपर काम करें, हमें चाहिए कि हम अपने पढ़े लिखे नौजवानों को ऑन करें, हमें चाहिए कि हम अपने इदारों के अंदर जाएं, अपने बच्चों को सुने, अपने नौजवानों के दिल की आवाज को सुने और उनके मसाइल को डिस्कस करें और उनके सामने जो सवाल आते हैं उनका जवाब देकर उनसे हम कुछ हासिल करें और उनको कुछ हम देकर वापस आ जाए। ठीक है, डॉक्टर सफान मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप भी समझते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सरमाया होते हैं किसी भी पार्टी का? जी बिल्कुल। देखें, पहले तो मैं 2-3 बातों पर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। जी जरूर। अभी भाई ने हमारे बात की, इनकी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन इनकी अपनी जमात में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैं 2-3 बातों पर मुख्तसर अपनी राय का इजहार करता हूँ, फिर मैं आपकी वाली बात पर बिल्कुल आता हूँ। कि जैसे उन्होंने कहा भाई वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत जदीद है और जदीद बातें करें, काश सिंध के हालात भी जदीद हो जाते, काश सिंध के हालात जदीद बेहतरी की तरफ जाने से बजाय वो तो मजीद तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। काश इस तरह भी कुछ होता कि हमारे हेल्थ केयर का निजाम, हमारे ट्रांसपोर्टेशन पत्थरों के दौर में आ गए हैं सर जी, इंफ्रास्ट्रक्चर का निजाम बेहतर होता, जदीद की तरफ जाता। हैविंग सेड दैट, ऐसा कुछ नहीं हो सका। दूसरी, जहां तक यूथ की आपने बात की, बिल्कुल मैं ऐसा समझता हूं कि यूथ की नुमाइंदगी होनी चाहिए और उसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आज पूरे पाकिस्तान में अगर किसी ने दिखाई है तो एमकेएम पाकिस्तान ने दिखाई है, जिसकी डेमोन्स्ट्रेशन ये है कि आप तमाम जमातों के, मैं आपको दावे से इस प्लेटफॉर्म से ही बात कर रहा हूं कि उनके एमपीएस और एमएनएस की जो फहरिस्तें आई हैं आप वो निकालें और एमकेएम की एमपीएस और एमएनएस की फहरिस्त निकालें। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि हमारी फहरिस्तों में 70 से 75% नौजवान हैं। मैं आपको दावे से ये बात कह सकता हूं, जो नया चेहरा है, जो वो लोग हैं जिनका ताल्लुक गरीब मुतवस्सित तबके से, जिनका ताल्लुक 98% गरीब मुतवस्सित तबके से, जिनका ताल्लुक उस मिडिल क्लास तबके से, और जो नौजवान है, ये हमारी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। मैं भाई से साथ ये दावा करता हूं कि ये आए और अपने नाम पेश करें और बताएं कि कितने एमपीएस एमएनएस इनके नौजवान हैं, और हम अपनी लिस्टें रखते हैं। और इसी तरह मुस्लिम लीग नून को भी मैं दावत देता हूं और एक हेल्थी डिस्कशन करते हैं कि हम इस पर किस हद तक फोकस करें, और जिसका अमली जामा हमने अपनी इंतखाबी फहरिस्तों में दिखाया कि हमने तमाम टिकट्स, अक्सर ये टिकट्स हमने नौजवान क़यादत को, नौजवान लीडरों को हमने दिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, नून लीग के लिए कराची में क्या स्पेस देख रहे हैं?
देखिए, नून लीग एक पॉलिटिकल पार्टी है। बहसूरत उनका कराची में कोई ऐसा खास स्टेक है नहीं, उनके बहुत ज्यादा वोट्स कराची में है नहीं, तो डेफिनेटली कराची में जिन जमातों का स्टेक है उसमें उसका नाम शुमार नहीं होता। उसके अलावा सूबों में वो बिल्कुल काम कर रहे हैं और उनको करना चाहिए। उसकी इब्तिदा में तो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। नहीं, उनका और हमारी उनसे दोस्ती है भी, हमारे उनसे अच्छे ताल्लुकात है, हमारी उनसे दोस्ती है। पीपल्स पार्टी से नहीं है आपकी दोस्ती? नहीं, पीपल्स पार्टी से तो हमारी दोस्ती हो नहीं सकती ना, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो 15 साल में जो एक मामला एक चोर बाजारी का बाजार गर्म किया हुआ था, उसके बाद तो हमारी दोस्ती और ताल्लुक का जवाब बन नहीं सकता कोई। इसलिए और ये तो बदकिस्मती ये सबसे ज्यादा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, कि जिस तरह वो शहर दुनिया के पाकिस्तान के दूसरे सूबों में जाकर, शहरों में जाकर एक एक सीट के लिए मेहनत कर रहे, कोशिश करें। उनके पास तो इतना बड़ा ऑप्शन एमक्यूएम था, लेकिन कितनी बदकिस्मती कि उनके नीचे के जितने लोग हैं उन सब ने एमक्यूएम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके, एमक्यूएम को दबाने की कोशिश करके एमक्यूएम को उनके अगेंस्ट खड़ा किया कि आज हमें सूबे में पीपल्स पार्टी होते हुए हमें पंजाब जाके मुस्लिम लीग नून की जमात से बात करनी पड़ी, और हमने ये अश्योर कराया कि हम उनके साथ आगे की दौड़ में उनके साथ हम खड़े हैं फॉर श्योर। और ये जो पीपल्स पार्टी को लोग ज्वाइन कर रहे हैं, पीटीआई के अभी दो जो उम्मीदवार थे रहनुमा थे, वो उन्होंने भी अब पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो इससे तो पीपल्स पार्टी की मकबूलियत शो हो रही है डॉक्टर साहब। नहीं, देखेंगे तो आजाद उम्मीदवारों की कुछ मामूली सी फहरिस्त होगी, जिनकी एक अपनी तारीख है, जो हर दफा मौके और मामला देके लोगों के पास शमूलियत इख्तियार करते हैं। और मैं नहीं समझता कि एक पूरे नेशनल कैनवस पे इस वाली बात का बहुत ज्यादा कोई असर होगा। हावेवर अगर कोई अपने शौक के तहत एक सीट की बड़ी वैल्यू है, अपने विजन के तहत अगर कोई उन्हें ज्वाइन करना चाहता है तो बिल्कुल करे। मैं समझता हूँ कराची की सियासत पर उसका कोई असर नहीं है, और नेशनल पॉलिटिक्स में भी जब आप देखेंगे तमाम रिजल्ट आएंगे, उसमें आपको पीपल्स पार्टी का निशान कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छा, चलें ये भी देख लेते हैं, मीर समद बरोही साहब से भी पूछ लेते हैं। वक्त कुछ कम रह गया, 2 मिनट रह गए। मीर साहब, आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब में आज़ाद उम्मीदवारों के बगैर ही बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। आप समझते हैं कि वहां पर नून लीग आपको टफ टाइम नहीं देगी? देखिए मैम, सबसे पहले तो डॉक्टर अफान साहब मेरे काबिल एहतराम है, इनके लिए बड़ा एहतराम, और अच्छी बात है कि उन्होंने जो बातें की है कि बहुत सारे उन्होंने नौजवानों को मौका दिया। मैं समझता हूँ हम चाहते यही है, हम चाहते ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मैंने यहाँ पे ये बात करते ही नहीं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़े फैसले किए, नौजवानों को मौका दिया है। लेकिन अगर एक बात किया जा रहा है नेशनल पार्टी की तरफ से, तो ये भी एक कुछ आयन बात है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर मुस्तकिल मूवमेंट ने फैसला करके लोगों को टिकटें दी है, तो मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छी बात है। हमें एक दूसरे को अब एप्रिशिएट करना पड़ेगा। हमें इस मुल्क की सियासत को उस पैराए से निकाल के मोहब्बत वाली, अमन वाली, भाईचारे की तरफ लेके जाना पड़ेगा। और जहां तक बात की भाई ने कि सिंध के अंदर जो हमारा जदीदियत का जो फुकदान हाल है, मैंने यहाँ पे कतन ये नहीं कहा कि सिंध में हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। मैं ये बात दावेदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही जेन्युइन और रियलिस्टिक पॉलिटिकल कारकुन हूँ। जो रियलिस्टिक बातें हैं मैं उसी पे आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। जहां तक बात है सिंध के कामों का, तो आप प्रोग्राम रखें, मैं भी आता हूँ, डॉक्टर अफान साहब आते हैं, हम लोग को बिठाएं, हम सिंध पे बात डिस्कस करते हैं। उसके बाद जहां तक 15 साल के दौरे इक़्तिदार की बात है, अफान साहब के पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी का कई दफा शरीके इक़्तिदार रहा है सूबे के अंदर इसी 15 साल के अंदर। तो अगर हमारे कहीं गुनहगार कमी है तो भाईजान जरा अपने गिरफ्तार में भी झांक के आप भी हमारे साथ ही रहें। और दूसरी बात, जहां तक आप कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब फरमा रहे हैं कि पंजाब में हम अच्छे रिजल्ट के साथ सामने आएंगे, हमें आजाद उम्मीदवारों को जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, पीपल्स पार्टी की क़यादत खालिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब जो बात करते हैं उसके पीछे उनकी बहुत ही लॉजिकल बात होती है, वो कभी हवाई बातें नहीं करते। और पीपल्स पार्टी के ऐसे बहुत सारे हलके हैं इस वक्त पंजाब के अंदर जहां पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत मुस्तहकम है, और हम समझते हैं कि हमारा हक है कि हम वो सीटें हासिल करें। पीपल्स पार्टी ने यहाँ से पहले ही हासिल की है। हम पहली बार पंजाब की सीटें नहीं जीत रहे हैं, हमने पंजाब में हुकूमतें भी बनाई अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भाई कह रहे हैं कि हमारा मरकजी हुकूमत में कोई नाम निशान नहीं होगा, अल्लाह की चाहने के भी कौन रहे हैं हमें, जो कल को इंशाल्लाह और 8 तारीख तक हमारी दोस्ती नहीं है, 10 तारीख को हम साथ बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। दोस्त भी होंगे, साथ भी होंगे, हुकूमत में भी साथ होंगे। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सुफियान मलिक साहब, आप भी कंक्लूड कर दीजिए अपनी बात को, बस 30 सेकेंड्स है। बस 30 सेकंड्स अपने इस्तेमाल करते हुए मैं जरूर अपने उन तमाम लोगों को जो इस तरह डंडों का इस्तेमाल करके और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एमक्यूएम को क्रश करने की कोशिश करें, उनको मैं बता दूं कि उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। और मुख्तसरन शेर में मैं इसको अपनी बात कंक्लूड कर दूं कि तजाद जज्बात में ये नाजुक मकाम आया तो क्या करोगे, मैं रो रहा हूं तुम हंस रहे हो, मैं मुस्कुराया तो क्या करोगे, कुछ अपने दिल पर भी जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक, मुझे सहारा बनाने वालों मैं लड़खड़ाया तो क्या करोगे।
अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुफियान मलिक साहब। नुसरत मिर्ज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। मीर समद बरोही साहब ने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अवाम ने तो कह दिया कि कारकर्दगी की बुनियाद पर ही वोट देंगे, बाकी और किसी भी जमात को उन्होंने वोट नहीं देना। और सियासत में इख्तलाफ राय तो होता है, सियासत का हुस्न है इख्तलाफ राय, लेकिन इसे ज़ाती अना का मसला नहीं बनाना चाहिए और जो ज़ाती मफाद है उसको कुर्बान कर देना चाहिए कौमी मफाद पर। यही पूरे मुल्क के लिए बेहतर होगा। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।